नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। आइए इसे देखें। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। क्लास 6 का चैप्टर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट है, उसमें एक एक्टिविटी सजेस्ट की गई है सबसे अंत में। उसका नाम है हाउ स्टडी इज योर हैंड। आइए मैं आपको ये एक्टिविटी दिखाता हूँ। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसमें आप जब सबसे नीचे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आंसर के बाद सबसे नीचे सम सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में यहाँ देखिए, ये दूसरी वाली जो एक्टिविटी है ये है हाउ स्टडी इज़ योर हैंड। तो आइए पढ़ते हैं इस हाउ स्टडी इज योर हैंड में क्या कहा गया है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना था। फॉर योर फ्रेंड्स यू मे सेट अप अ गेम। तो आप अपने दोस्तों के लिए एक गेम सेट कर सकते हैं और इस गेम का नाम है हाउ स्टडी इज योर हैंड। किसका हाथ कितना स्थिर है, कितना स्टडी है। स्टडी का मतलब जो हिल डुल नहीं रहा हो, शांत हो, स्थिर हो, एक जगह रुका हो। यू विल नीड अ सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अ मेटल की, 2 iron nails about 5 centimeter in length, about 1.5 meter long thick metal wire with its plastic insulation scraped off and few pieces of connecting wires। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये चीजें लगेंगी और वो क्या क्या है। एक है सेल, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी जिसे हम कहते हैं। दूसरा लगेगा हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब, इस बैटरी से जलने वाला बल्ब जो कॉम्पिटेबल हो इसके साथ। तीसरी है एक चाबी जो मेटल की हो। चौथा है 2 आयरन नेल्स, 2 लोहे की कील जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर के बराबर हो। और हमें चाहिए 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग एक मोटा मेटल का वायर जिसके ऊपर की प्लास्टिक हम हटा देने वाले हैं। और हमें कुछ छोटे टुकड़े चाहिए होंगे कनेक्टिंग वायर्स के, ये भी मेटल वाले ही वायर होंगे। ये छोटे टुकड़े हम छोटे कनेक्शंस के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ तक तो हुई रिक्वायरमेंट्स कि इस गेम को खेलने के लिए या फिर इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें चाहिए। अब इसे करना कैसे है वो यहाँ से शुरू है। फिक्स 2 नेल्स नियरली 1 मीटर अपार्ट ऑन अ वुडन बोर्ड। तो इसकी एक इमेज दिखाई गई है हमारे करंट चैप्टर में। आइए उसे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये पहली इमेज है 14.1 सेटअप टू चेक हाउ स्टडी इज योर हैंड। तो उसी एक्टिविटी को करने के लिए ये वाली इमेज है। तो वहाँ जो कुछ भी बनाने आपको कहा जा रहा है कि 2 नेल्स लेने हैं और उसे एक वुडन बोर्ड पे लगा देना है। तो यही वो 2 नेल्स हैं जो इस वुडन बोर्ड पे लगाए गए हैं। उसके बाद हमने जो 1.5 मीटर का मेटल वायर लिया था, थिक मेटल वायर लिया था जिसके ऊपर की प्लास्टिक हटा दी गई थी, वो कुछ यहाँ लगा है। चाबी जो हमें चाहिए थी मेटल की वो यहाँ है। बाकी और जो वायर के टुकड़े चाहिए थे वो यहाँ लगे हैं। ये है बैटरी, ये स्विच का काम कर रही है और ये है बल्ब। इस इमेज पर हम वापस आएंगे। आइए देखते हैं एक्टिविटी में और क्या लिखा है। फिक्स 2 नेल्स नियरली 1 मीटर अपार्ट ऑन अ वुडन बोर्ड सो दैट दीज कैन बी यूज्ड एज अ हुक। हमें जो 2 आयरन नेल्स है, जो 2 लोहे की कील है, वो वुडन बोर्ड पे 1 मीटर दूरी पर लगाना है, 1 मीटर की दूरी पर लगाना है ताकि इन्हें एक हुक की तरह यूज किया जा सके। तो ये जो हुक बनी है दोनों आयरन नेल को वुडन बोर्ड पे फिक्स करने के बाद इसका हम करने क्या वाले हैं। तो इसमें जो हमारा 1.5 मीटर का वायर है उसे फिक्स करने वाले हैं। यहाँ लिखा है कि फिक्स द वायर बिटवीन द नेल्स आफ्टर इंसर्टिंग इट थ्रू द लूप ऑफ द की। लूप ऑफ द की मतलब चाबी के छेद से वायर को गुजारते हुए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 आयरन नेल्स हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक वायर है जिसके ऊपर की प्लास्टिक हमने हटा रखी है। तो इन दोनों नेल्स के बीच में ये वायर लगाने से पहले हम इसे चाबी की इस छेद से होकर पास करवाएंगे और फिर इन दोनों आयरन नेल्स में ये मेटल वायर इस तरह लपेट दिए जाएंगे। अब आगे तो वही बात कही गई है कि फिक्स द वायर बिटवीन द नेल्स आफ्टर इंसर्टिंग इट थ्रू द लूप ऑफ द की। लूप ऑफ द की मतलब की होल से, की छेद से इंसर्ट करते हुए हम दोनों ही आयरन नेल्स के बीच में जो वायर था हमारा उसे फिक्स कर देंगे।
कनेक्ट वन एंड ऑफ दिस वायर टू अ बल्ब एंड अ सेल। इस वायर के एक एंड को एक सेल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड को एक बल्ब से कनेक्ट करेंगे। ये बात भी दिखाई गई है इमेज में, आइए देखें। तो देखिए वायर का जो ये एंड है ये एक सेल से कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, और दूसरा जो ये एंड है वायर का एक दूसरा सिरा है वो यहाँ बल्ब से कनेक्ट होने वाला है। हालांकि ये सीधा सीधा इस वायर से कनेक्ट नहीं है, इस चाबी के सहारे कनेक्टेड है। इसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। कनेक्ट द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल टू द की विथ अ वायर। बैटरी के दूसरे टर्मिनल को की से कनेक्ट करना है हमें, जैसा कि यहाँ इस इमेज में दिखाया गया है कि बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है फाइनली यहाँ से होते हुए ये की से कनेक्टेड है, और फाइनली ये की वायर से कनेक्टेड है, वायर के साथ सटी हुई है। आस्क योर फ्रेंड टू मूव द लूप अलोंग द स्ट्रेट वायर विदाउट टचिंग इट। अब यहाँ जो की का लूप है, की ये जो होल है, इसे बिना इस वायर में टच किए हुए की को हमें मूव करना है आगे पीछे। ग्लोइंग द बल्ब वुड इंडिकेट दैट द लूप ऑफ द की हैज टच द वायर। अगर की इस वायर में टच कर जाती है तो यहाँ जो बल्ब लगा है हमारा वो जल उठेगा। तो ये चेक करने के लिए कि किसका हैंड कितना स्टेडी है, किसका हाथ कितना स्थिर है, शर्त ये होगी कि वो बिना बल्ब को ग्लो कराए की को इस एंड से इस एंड तक ले जा पाए। तो जो ऐसा कर पाएंगे उनकी हैंड ज़्यादा स्टेडी होगी, ज़्यादा स्थिर होगी। और अगर बीच में बल्ब जल गई इसका मतलब है कि की ने वायर को टच कर लिया और हैंड आपका स्टेडी नहीं था। तो ये थी हमारी पूरी एक्टिविटी। आइए अब आगे देखें। पहेली एंड बूझो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाई कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में जिस तरह सजेस्ट किया गया था, जो हमने अभी देखा, उसी तरह पहेली और बूझो ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेट करके रखी है। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। पहेली और बूझो ने इस एक्टिविटी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्राई किया और उन्हें काफ़ी मज़ा आया। दे enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town। उन्हें इतना मजा आया कि वो इस एक्टिविटी को अपने एक दूसरे कजिन को बताना चाहते हैं जो कि दूसरे शहर में रहता है। So पहेली made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected। Figure 14.1। तो अपने कजिन को बताने के लिए पहेली ने ये ड्राइंग बनाई है जो कि यहाँ 14.1 में दिखाई गई है। ये ड्राइंग पहेली ने इसलिए बनाई है कि पहेली का जो कजिन है जो दूसरे शहर में रहता है वो इसे देखकर समझ सके कि किस कंपोनेंट को, जैसे कील को या फिर ये जो इलेक्ट्रिक वायर है या फिर ये जो चाबी है या फिर ये जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक सेल और ये जो बल्ब है, इसे किस तरह कनेक्ट करना है ताकि ये जो पूरा सेटअप है वो अचीव हो सके और वो भी इस गेम को खेल सके। तो पहेली ने ये इमेज बना के अपने कजिन को भेजी है। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। तो देखिए इस सर्किट में अलग अलग डायग्राम्स हैं, जैसे एक बल्ब का डायग्राम है, बल्ब की इमेज है, बैटरी का डायग्राम है, और भी ये वुडन बोर्ड है, कील है, चाबी है। तो इन सब का फिजिकल डायग्राम बनाया गया है, जैसा ये रियल लाइफ में दिखते हैं वैसा ही बनाया गया है। तो इस इमेज को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है इन जनरल। तो पूछा जा रहा है कि क्या आप इस इमेज को बड़ी आसानी से कन्वीनियंटली बना पाएंगे क्या। तो इसे हम बना तो जरूर पाएंगे, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी कठिनाई होगी। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। बूझो ने जब ये ड्राइंग बनाई तो उसने सोचा कि क्या इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, ये वायर है, ये बल्ब है, इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक बैटरी लगी थी, यहाँ पे एक बल्ब लगा था, यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर्स थे, इन्हें दिखाने के लिए क्या कोई आसान तरीका भी है, क्या कोई आसान रास्ता भी है। तो हाँ बिल्कुल है, आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है। किस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए कौन सा सिंबल होता है यही देखेंगे हम सेक्शन 14.1 में, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स के बारे में। आइए देखें। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कुछ जो आमतौर पे यूज होने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम
सिंबल्स के सहारे दिखा सकते हैं, उनके निशान होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं, उनके सहारे हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन टेबल 14.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। 14.1 टेबल नीचे है, यहाँ पे कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं और साथ में बताया गया है उनका सिंबल। तो जैसे कि सबसे पहला है एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बैटरी जो हमारे रिमोट या हमारे टॉयज में लगी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, वो फिजिकली ऐसी दिखती है। और इस बैटरी के लिए, इस इलेक्ट्रिक सेल के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो ये बल्ब आमतौर पे टॉर्चेस में होती है, जो फिजिकली ऐसी दिखती है, ओरिजिनली ऐसी दिखती है। और इस इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कुछ इस तरह का है। उसी तरह स्विच, जो यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से बनाई गई थी, इस स्विच के ऑन पोजीशन का सिंबल कुछ ऐसा होता है। मतलब स्विच जब ऑन हो, जब करंट इस स्विच से पास कर रही हो, तब इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। वहीं स्विच जब ऑफ हो, बंद हो, ये डिटैच्ड हो, दूर हो, जब इससे बिजली पास नहीं कर रही हो, तब इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल को जब हम आपस में मिला देते हैं तो इसे बैटरी कहते हैं। और एक से ज्यादा कनेक्टेड बैटरीज कुछ इस तरह दिखेंगी और इनका सिंबल कुछ ऐसा होता है। उसी तरह एक इलेक्ट्रिक वायर को एक पतली लाइन से दिखाया जाता है, तो ये है वायर की ओरिजिनल इमेज और ये रहा इसका सिंबल। तो हमने देखे कुछ कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स। You may come across different symbols for these components in different book। आपको अलग अलग किताबों में इन components के अलग अलग symbols दिखाई देंगे। However, in this book we shall be using symbols shown here। लेकिन इस किताब में यहाँ जो symbols दिखाए गए हैं, हम उन्हें ही यूज करने वाले हैं, उन्हें ही मानने वाले हैं। Look at the symbols carefully। In the symbol of the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter but थिकर पैरेलल लाइन। इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में देखेंगे तो आपको दो लाइंस दिखाई देंगी। पहले एक तो ये पतली वाली और लंबी लाइन, ये लाइन जो पतली है वो इसके मुकाबले लंबी है थोड़ी, और दूसरी ये जो छोटी लाइन है वो थिक है, मोटी है। पतली और लंबी, छोटी और मोटी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, एकदम सीधी सीधी लाइंस हैं। तो लेफ्ट वाली लाइन पतली है पर लंबी है, राइट वाली लाइन छोटी है पर मोटी है, यही बात कहा गया है। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। क्लास 6 में इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखा था कि एक जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसे यहाँ प्लस के सिंबल से दिखाया गया है, और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसे हम माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल्स के इन सिरों को टर्मिनल कहते हैं, जहाँ पे ये टर्मिनेट करते हो, जहाँ पे ये खत्म होते हो, तो इनका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन represents the positive terminal and the thicker shorter line represents the negative terminal। इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में ये जो बड़ी वाली लाइन है, पतली और बड़ी वाली लाइन है, वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस वाले सिरे को रिप्रेजेंट करती है लंबी और पतली वाली लाइन। वहीं दूसरे ये जो मोटी और छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। क्लियर? ठीक, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अब स्विच के बारे में। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एज शोन। तो जैसा कि दिखाया गया है कि स्विच के ऑन पोजीशन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्विच के ऑफ वाले पोजीशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्विच के बारे में। अब आगे, द वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी वायर्स यूज हुए हैं उन्हें हम एक साधारण सी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे
कि ये एक वायर है, इसे यहाँ इस लाइन से दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज? तो 14.1 में आप देखेंगे एक बैटरी को भी दिखाया गया है और इसके सिंबल को भी दिखाया गया है। अब पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं कि बैटरी किसे कहते हैं? बोलचाल की भाषा में हम एक इलेक्ट्रिक सेल को भी बैटरी ही कह देते हैं, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल को, एक सिंगल बैटरी को इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल आपस में कनेक्ट हों तो उसे हम बैटरी कहेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज? बैटरी क्या होती है? लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी। बैटरी के सिंबल पे देखिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, यहाँ पे एक दूसरे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसे ही हम बैटरी कहते हैं। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? क्या आप सोच सकते हैं कि बैटरी क्या है? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल्स। किसी किसी एक्टिविटी को करने के लिए हमें ज्यादा पावर की जरूरत होगी, तो वैसे केस में हमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स की जरूरत होगी, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स हमें लगेंगे। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 14.2। तो जैसा कि फिगर 14.2 में दिखाया गया है कि जब जरूरत होती है तो हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स को आपस में इस तरह कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ ए वाले में दो इलेक्ट्रिक सेल को आपस में जोड़ा गया है, वहीं बी वाले इमेज में 4 इलेक्ट्रिक सेल्स को आपस में जोड़ा गया है। तो जिस तरह पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उस तरह हमें ज्यादा बैटरीज लगाने होंगे, और ये बैटरीज कुछ इस तरह कनेक्ट होती हैं। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ये इलेक्ट्रिक सेल्स को कनेक्ट करने के तरीके के बारे में है कि एक इलेक्ट्रिक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है। इन दोनों बैटरीज को हम दो तरीके से आपस में जोड़ सकते थे, या तो दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ देते, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ रखते। तो हम दूसरा वाला तरीका हमेशा अपनाते हैं। जब हमें दो इलेक्ट्रिक सेल्स को कंबाइन करना होता है तो हमेशा एक इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कंबाइन होता है, जुड़ता है एक दूसरे के साथ। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स आपस में जुड़े हों और उनका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़ा हो इस तरह, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम एक बैटरी कहते हैं। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज अ बैटरी। जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स अपने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली जुड़े हों, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम एक बैटरी कहेंगे। Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls use batteries। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जहाँ पे इस तरह की बैटरीज का इस्तेमाल होता है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल आपस में कंबाइन करके इन डिवाइसेस को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है वो देते हैं। और ये डिवाइसेस कौन कौन से हैं? पहला है टॉर्चेस, बैटरी से चलने वाले टॉर्चेस, दूसरे हैं ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस, तीसरे हैं खिलौने, और जनरली जो हम देखते हैं वो है टीवी का रिमोट, जहाँ पे इस तरह की AA या AAA बैटरीज लगी होती हैं। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure 14.2। तो कुछ डिवाइसेस में, जैसे कि टीवी के रिमोट में, हम देखते हैं कि जो बैटरीज लगी होती हैं वो एसेंशियली इस तरह नहीं लगी होती हैं, एक के पीछे एक नहीं लगी होती हैं। टीवी के रिमोट में बैटरी कुछ इस तरह लगी होती है, एक बैटरी लेफ्ट और दूसरी बैटरी राइट में होती है। तो इसी के बारे में है। इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 14.2। तो 14.2 में जैसा दिखाया गया, इलेक्ट्रिक सेल्स हमेशा इसी तरह प्लेस्ड नहीं होती हैं। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। मतलब जैसा कि यहाँ
दिखाया गया है बैटरीज को साइड बाय साइड भी रखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक सेल्स को बैटरी बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वे एक दूसरे के पीछे इसी तरह लगाए जाएं, उन्हें यहाँ साइड बाय साइड भी लगाया जा सकता है। ये कनेक्टेड इसी फैशन में होंगे, लेकिन बस जगह को बचाने के लिए इन्हें इस तरह रखा जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक सेल्स को साइड बाय साइड रखा गया तो वे एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहती हैं। देन हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। साइड बाय साइड रख देंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहेंगी, और इन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक सेल्स को फिर हम बैटरी कैसे कह पाएंगे। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। किसी एक डिवाइस जहाँ पे बैटरी लगता हो ऐसे साइड बाय साइड, जैसे कि टीवी का रिमोट, उसके बैटरी कंपार्टमेंट को देखिए तो उसकी इमेज यहाँ दिखाई गई है। एक बैटरी यहाँ लगती है, दूसरी यहाँ लगती है। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। फिगर 14.3। तो यहाँ ये फिगर है 14.3। इसे सिंप्लीफाई करके दिखाया गया है कि जब बैटरीज इस तरह साइड बाय साइड रखी हुई होती हैं तो वहाँ ऐसी व्यवस्था होती है कि एक बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक वायर या फिर एक मेटल की स्ट्रिप के साथ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। बैटरी कंपार्टमेंट में किस तरह बैटरी लगानी है उसके लिए इसमें जनरली प्लस और माइनस का सिंबल लिखा हुआ होता है, जिसकी मदद से हम बैटरीज लगाते हैं इन कंपार्टमेंट्स में। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज। तो हम अपनी एक्टिविटीज के लिए किस तरह इलेक्ट्रिक सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बना सकते हैं। यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.4। तो 14.4 में यहाँ जो दिखाया गया है उस तरह का एक सेल होल्डर हम खुद भी बना सकते हैं, जिसमें ये दो बैटरीज आपस में कनेक्ट हो सकें। और इस सेल होल्डर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो पहला है हमें एक वुडन ब्लॉक लगेगा, एक लकड़ी का टुकड़ा लगेगा जो कि ये है। दूसरा लगेगा हमें 2 आयरन की स्ट्रिप्स और एक रबर बैंड। तो आयरन की स्ट्रिप्स कुछ यहाँ लगी हैं, ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं, और एक रबर बैंड लगेगा जो इसे इस तरह से टाइटली होल्ड करके रखेगा। इट इज नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। बैटरी को काम करने के लिए ये जरूरी है कि ये जो रबर बैंड है इन दोनों ही मेटल स्ट्रिप्स को टाइटली पकड़ के रखे और ये दोनों सिरे से यहाँ पे कनेक्टेड हों, तभी हमारी बैटरी काम करेगी। You could also buy cell holders from the market for making batteries of 2 or more electric cells। बाजार में रेडीमेड सेल होल्डर्स मिलते हैं जो इस तरह के दिखाई देते हैं। हमारे टीवी के रिमोट में भी इसी तरह का एक सेल होल्डर लगा हुआ होता है। तो अगर हम ये न बना पाएं तो इस तरह के रेडीमेड सेल होल्डर्स ले सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक सेल्स लगाकर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। प्लेस द cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। इन दोनों ही में हमें बैटरी इस तरह रखनी है कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 metal clips on the cell holder as shown in figure 14.5। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है दोनों ही मेटल के क्लिप्स पे हम वायर के 2 टुकड़े कनेक्ट करेंगे और इस सेल होल्डर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 वायर निकल रहे हैं। इससे हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है इन 2 वायर्स को यूज करके कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने दोनों सिरे पे 2 वायर इस तरह कनेक्ट कर लिए तो हमारी बैटरी अब तैयार हो गई है। योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 14.1। तो टेबल 14.1 में एक बैटरी का ये सिंबल दिखाया गया है। बैटरी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बीच में इनकी डॉटेड लाइंस होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। 2 बैटरी जब आपस में कनेक्ट हुई हैं ये इनका नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल ये डॉटेड
लाइन से कनेक्टेड है। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 14.1। तो टेबल 14.1 में इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो सिंबल्स हमने देखे, इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके आइए एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, एक पूरी सर्किट बनाते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होंगे। तो ये है एक्टिविटी हमारी 14.1। आइए इसे देखें। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। तो 14.7 ये जो इमेज है, इस इमेज के लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है। ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये वायर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये एक स्विच है। इन सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल हमने ऊपर टेबल 14.1 में देखे। अब इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके वहाँ जो इमेज दी गई है उसकी सर्किट बनाएंगे। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। क्लास 6 में भी हम कुछ इसी तरह की एक सर्किट यूज कर रहे थे एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए, ग्लो कराने के लिए। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन। क्या आपको याद है कि बल्ब तभी जलता है जब यहाँ जो स्विच लगा है उसकी पोजीशन ऑन वाली हो। अगर ये स्विच ऑफ कर दी जाए तो बल्ब बंद हो जाएगा। The bulb glows as soon as the switch is moved to the on position। बल्ब जल उठता है जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है ये वाला, इसे अपनी नोटबुक में कॉपी करने की कोशिश कीजिए। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसे हमने अभी अभी अपनी कॉपी में उतारा है, इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाइए इन सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स का यूज करते हुए। जैसे कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट डायग्राम यहाँ नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट का सिंबल यूज हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल के लिए हमने ये वाली सिंबल यूज की है। एक इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह दिखाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और कनेक्टिंग वायर्स को, ये जो वायर यूज हुए हैं इन्हें स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। इसे हम मोड़ भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट इलेक्ट्रिक वायर है, ये सुंदर दिखे इसलिए इसे यहाँ से ऐसे मोड़ दिया है और इसे एक रेक्टेंगुलर शेप दिया है, और कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह दिखाते हैं और फिर इसी वायर को हम लाकर इस स्विच से जोड़ देंगे और ये स्विच ऑन पोजीशन वाली है और जो इंटर्न कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से। यही चीज आपको इस इलेक्ट्रिक सर्किट में भी दिखाई गई है। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड है। यहाँ भी इस इलेक्ट्रिक सेल का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ इस बल्ब से कनेक्टेड है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ इस स्विच से कनेक्टेड है। आप देखेंगे ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये वायर के सहारे स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच का जो दूसरा सिरा है वो फाइनली बल्ब से कनेक्टेड है। सो स्विच का ये जो एंड है वो यहाँ जाके इस बल्ब से कनेक्ट हो रहा है। तो इसी इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन सर्किट डायग्राम कहलाता है, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो ये वाली है। ठीक है, इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 14.8। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हुए आपने जो सर्किट डायग्राम बनाई, क्या वो इस तरह की है? तो हाँ, बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। इट इज मच ईजियर टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल्स। तो सिंबल्स के सहारे सर्किट डायग्राम को बनाना काफी आसान होता है। इलेक्ट्रिक सेल की पूरी फोटो आप बनाएंगे, इससे आसान है कि दो लकीर खींच दी जाए। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ये ग्लो है इसे आप बनाएंगे, इससे बेहतर है कि ये गोला खींचकर ऐसे सूरज टाइप बना दिया जाए। तो सिंबल्स के सहारे सर्किट डायग्राम को बनाना आसान होता है, ये अब तक आपको महसूस हो चुका होगा। Therefore, we generally represent an electric circuit by its circuit diagram। चूंकि इलेक्ट्रिक सर्किट को उनके सर्किट डायग्राम से दिखाना आसान होता है,
इसीलिए हम आमतौर पे जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करना होता है जब भी हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को, तो हम उसे सर्किट डायग्राम से ही दिखाते हैं। फिगर 14.9 शोज अनदर सर्किट डायग्राम। 14.9 में यहाँ पे एक और सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8? इन विच वे इज इट डिफरेंट? तो 14.8 में जो सर्किट डायग्राम है और 14.9 में जो सर्किट डायग्राम है, क्या वे दोनों सेम हैं? अगर सेम नहीं है तो उनमें क्या अंतर है? तो अंतर सिर्फ इतना है 14.8 और 14.9 में कि 14.8 में जो स्विच लगी है वो ऑन पोजीशन वाली है और 14.9 में जो स्विच लगी है वो ऑफ पोजीशन वाली है। अब चूंकि 14.9 में जो स्विच है वो ऑफ के पोजीशन पे है, तो ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रही, जल नहीं रही। तो एक बात और नोट कीजिए, बल्ब जब जल रही होती है तो उसे इस तरह दिखाते हैं, ऐसा एक ग्लो दिखाते हैं कि भाई बल्ब जल रही है। स्विच ऑन है तो बल्ब जल रही है, यहाँ पे स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑफ है, बल्ब नहीं जल रही। डिफरेंस आपको देखने में एक और लगेगा कि इस 14.8 में बल्ब ऊपर की तरफ लगी है, स्विच नीचे की तरफ लगी है। यहाँ पे बल्ब नीचे की तरफ लगी और स्विच ऊपर की तरफ लगी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस वाले में मैं स्विच को ऊपर लगा दूं, बल्ब को नीचे लगा दूं, फिर भी ये सर्किट वही रहेगी, इसे हम सेम सर्किट ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पे एसेंशियली जो डिफरेंस है वो स्विच के पोजीशन का है कि स्विच यहाँ ऑफ है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ बल्ब जल रही है, यहाँ बल्ब नहीं जल रही। स्विच और बल्ब के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वुड द बल्ब ग्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट? तो 14.9 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या उसमें बल्ब ग्लो करेगा? तो बल्ब भाई साहब ग्लो नहीं करेगा, कारण कि यहाँ स्विच ऑफ है। रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। स्विच जब ऑन पोजीशन में हो तभी बल्ब जलता है, और एक ऐसा सर्किट जिसमें बल्ब लगा हो और जल रहा हो, मतलब सर्किट के पूरे हिस्से से करंट फ्लो कर रहा हो, तो वैसे एक सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। जब सर्किट के पूरे हिस्से से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, वैसे एक कंप्लीट सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। वहीं आप इस केस में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक तो पहुँच रहा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक भी पहुँच रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट टूट गई है, इसीलिए इसे हम क्लोज्ड सर्किट नहीं कहेंगे। ये सर्किट बंद नहीं है, ये सर्किट खुली हुई है, इसे ओपन सर्किट कहते हैं। तो स्विच जब ऑन हो, बल्ब जब जल रही हो, तो वैसे एक सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। ध्यान दीजिए कि ये जो स्विच है, जो की है, इसे हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। इस स्विच को कहीं भी लगाया जा सकता है। मैं इसे चाहूँ तो यहाँ लगा दूँ, यहाँ बल्ब के बगल में लगा दूँ, बैटरी के बाद लगा दूँ, तो इलेक्ट्रिक स्विच एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। जब स्विच ऑन पोजीशन पे होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जो भी ये पूरा सर्किट है, ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा कनेक्शन पूरा हो जाता है। द सर्किट इज देन सेड टू बी क्लोज्ड एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। तो जब स्विच ऑन होता है, करंट पूरे सर्किट से फ्लो हो रहा होता है, तो ऐसे में हम सर्किट को एक क्लोज्ड सर्किट बुलाते हैं और पूरे सर्किट से जो करंट है वो उसी समय फ्लो करने लगता है जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ, स्विच ऑन हुआ। व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ
पोजीशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, यहाँ से टूटा हुआ होता है, तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है, सर्किट पूरा नहीं होता, ये सब आपस में जुड़े नहीं होते, यहाँ से टूटे हुए होते हैं। इट इज सेड टू बी ओपन। तो सर्किट को उस समय ओपन कहा जाता है, खुला हुआ सर्किट कहा जाता है। नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो जब सर्किट खुला हुआ होता है तो इलेक्ट्रिक करंट इनसे फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट के किसी पार्ट से फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के बारे में हम और जानेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि किसी भी पार्ट से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो नहीं करता। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। इसे हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। इन द बल्ब there is a thin wire called the filament which glows when an electric current passes through it। तो बल्ब में आप देखेंगे एक पतली सी वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने पर जलती है। इस फिलामेंट को यहाँ इस M से दिखाया गया है। When the bulb gets fused, its filament is broken। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये फिलामेंट टूट जाता है। If the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? तो अगर बल्ब का ये जो फिलामेंट है ये अगर बीच से टूट जाए तो क्या तब भी सर्किट कंप्लीट रहेगा? अगर स्विच ऑन ही है, बल्ब का फिलामेंट ही यहाँ से टूट गया, तो क्या सर्किट कंप्लीट रहेगा? तो नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ से ये टूटा हुआ होगा तो ये पूरे सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए सर्किट टूट जाएगा। फिलामेंट के टूटने से सर्किट ओपन हो जाएगा, क्लोज्ड नहीं रहेगा, बल्ब नहीं जलेगी। यहाँ पे एक कॉशन है, चेतावनी है कि नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स। जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा हो और मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड हो तो उस समय बल्ब को नहीं छूना चाहिए। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे गेट बर्न्ट बैडली। ये जल रहा बल्ब काफी गर्म होगा और आपकी हाथ जल सकती है। डो नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। जो मेन की इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घरों में होती है, जो या तो बिजली के खंभों से आ रही हो, एक जनरेटर या एक इन्वर्टर से आ रही हो, उसके साथ हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक विच मे बी डेंजरस। ऐसा करते वक्त हमें बिजली का झटका लग सकता है जो कि काफी डेंजरस होगा, काफी खतरनाक होगा हमारे लिए। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर। तो यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज बताई जा रही हैं उनके लिए आप इलेक्ट्रिक सेल का ही इस्तेमाल करें, इस तरह की इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आगे। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म। डू यू नो वाई? आपने नोटिस किया होगा कि एक जल रहा इलेक्ट्रिक बल्ब गर्म हो जाता है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का ये एक इफेक्ट है, ये एक प्रभाव है। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यह है सेक्शन हमारा 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए पढ़ें इसके बारे में। शुरुआत में ही है एक एक्टिविटी 14.2 जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक सेल और एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा के इस हीटिंग इफेक्ट को टेस्ट करने वाले हैं। आइए देखें। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो ये चीजें हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए। एक बल्ब चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9। फिगर 14.9 में जिस तरह का एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ दिखाया गया है वो हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है अपने इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब और इस स्विच के सहारे। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। तो ये एक्टिविटी हम केवल एक सेल लगाकर ही करेंगे, इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल का यूज नहीं करेंगे। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजीशन। शुरुआत में जब हम ये सर्किट बना रहे हों तो स्विच को ऑफ वाली पोजीशन में रखेंगे। डज द बल्ब ग्लो? तो जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। टच द बल्ब, बल्ब जब ग्लो नहीं कर रहा हो तो उसे छू कर देखिए। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। अभी जब आपने बल्ब को छू कर रखा है
तभी स्विच को ऑन कीजिए और इसे 1 मिनट तक छोड़ कर देखिए। अगेन टच द बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंस? तो बल्ब जब 1-2 मिनट तक ग्लो कर चुका हो तो बल्ब को एक बार और छू कर देखिए। क्या आपको कोई डिफरेंस लगा? बल्ब क्या आपको इस बार गर्म महसूस हुआ? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। अगली बार स्विच को ऑफ कर दीजिए, बल्ब को बंद हो जाने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए और फिर छू कर देखिए तो इस बार बल्ब आपको ठंडा लगेगा। ऑन वाली पोजीशन में बल्ब आपको गर्म लगा होगा। अगली एक्टिविटी है 14.3, मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10। जिस तरह यहाँ इस फिगर 14.10 में ये सर्किट दिखाई गई है उसी तरह की एक सर्किट आपको बनानी है। Take about 10 centimeter long piece of nichrome wire and tie it between the nails। nichrome wire एक तरह का वायर है, तार है, जो कि निकेल और क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है। निकेल और क्रोमियम ये दो मेटल्स हैं। इन दो मेटल्स को मिलाकर जो वायर बनाया जाता है उसे नाइक्रोम वायर या निक्रोम वायर कहते हैं। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं ये निक्रोम वायर है। इसे इन दो नेल्स के बीच में इस तरह बांध देना है। यू कैन गेट निक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो ये निक्रोम वायर आपको एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे मिल जाएगा, जहां बिजली के सामान बनते हो उस दुकान पे मिल जाएगा, या फिर अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर जो खराब हो गया हो उसके कॉइल में आपको निक्रोम वायर मिलेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक हीटर डिस्कार्ड कर दिया गया है, खराब हो गया है, उसे छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है, तो आप उसके कॉइल के वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टच द वायर, वायर को छू कर देखिए इस निक्रोम वायर को। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू ऑन पोजीशन। तो इस फिगर में आप देखेंगे ये निक्रोम वायर यहाँ इन दो नेल्स के सहारे लगा है और फिर आगे की सर्किट इन वायर्स के द्वारा कंप्लीट की गई है। यहाँ पे लगी है एक बैटरी और ये है एक स्विच। ये स्विच अभी ओपन पोजीशन में है, मतलब करंट इस सर्किट से होकर फ्लो नहीं कर रहा। जब इस स्विच को हम ऑन कर देंगे तो करंट हमारा इस सर्किट से फ्लो करने लगेगा और फाइनली करंट यहाँ इस निक्रोम वायर से भी फ्लो करेगा। तो इस स्विच को हम अभी ऑन कर रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर। तो इस स्विच को कुछ देर ऑन करके छोड़ने के बाद हम अपने इस निक्रोम वायर को टच करके देखेंगे, छू कर देखेंगे। यहाँ पे एक सावधानी बरतनी है कि डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप इस निक्रोम वायर को छू कर देख रहे हो तो इसे बहुत देर तक पकड़कर नहीं रखें, बहुत देर तक छूकर नहीं रखें। स्विच ऑफ द करंट, एक बार हल्का सा इस निक्रोम वायर को छू लेने के बाद आप इस स्विच को वापस से ऑफ कर देंगे। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। स्विच को ऑफ करने के कुछ मिनट बाद फिर से आप इस निक्रोम वायर को छू कर देखिए। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो ये जो निक्रोम वायर है इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी विशेषता ये है कि जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये गर्म हो जाती है। तो यही लिखा गया है कि द वायर, मतलब निक्रोम वायर की बात हो रही है, ये गर्म हो जाता है जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही हीटिंग इफेक्ट को दिखाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है उसे दिखाता है। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से होकर या किसी भी चीज से होकर पास करती है तो वो चीज गर्म हो जाती है। इस चीज को ये निक्रोम वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराकर यहाँ दिखाया गया है। Can you think of any electric appliance where the heating effect of the electric current is used? क्या आप किसी एक ऐसे अप्लायंस के बारे में सोच सकते हैं, एक ऐसे डिवाइस के बारे में सोच सकते हैं जहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता हो?
मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस। तो ऐसे डिवाइसेस का, ऐसे अप्लायंसेस का जो हमारे घर में यूज़ होने वाले सामान है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ किया जाता है, तो ऐसे डिवाइसेस की, ऐसे अप्लायंसेस की आप एक लिस्ट बनाइए। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स भी आते हैं जो हमारे कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं ठंडी के दिनों में, और एक और तरह के भी इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन पे खाना बनाया जाता है। तो ये दो बड़े कॉमन एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा होता है। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। तो ये जो भी इलेक्ट्रिक हीटर हैं, इनमें वायर का एक कॉइल यूज होता है। कॉइल इस तरह के ढांचे को कहते हैं जहाँ पे वायर इस तरह घुमावदार रूप में लपेटा हुआ होता है, उसे ही कॉइल कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही कॉइल है। तो इस तरह का कॉइल आपको इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर दिखाई देता है। द कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर ये जो कॉइल है वायर से बना हुआ, इसे नाम दिया गया है एलिमेंट। इसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर पाए जाने वाले कॉइल को एलिमेंट कहते हैं। You may have noticed that when these appliances are switched on, after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. तो आपने रूम हीटर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर के केस में देखा होगा कि जब भी इसे स्विच ऑन किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, तो इसके अंदर का जो ये वायर है ये रेड हॉट हो जाता है, लाल और गर्म हो जाता है, और फिर उनसे गर्मी, ये जो हीट है वो निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। किसी एक वायर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये उसके मटेरियल, मतलब कि वो वायर किस चीज से बना है, कितना मोटा है और कितना लंबा है, इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। यहाँ जैसे कि नाइक्रोम वायर था, तो इससे कितनी हीट जनरेट होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये नाइक्रोम वायर कितना लंबा है, कितना मोटा है, और ये किस चीज से बना है। मतलब कि अगर ये एक नॉर्मल वायर होता तो किस चीज से बना है, इन 3 बातों पर वायर में कितनी हीट जनरेट होगी ये डिपेंड करता है। Thus for different requirements, the wire of different materials and different lengths and thicknesses are used. इसीलिए अलग अलग रिक्वायरमेंट में, अलग अलग ज़रूरतों में अलग अलग तरह के वायर्स यूज़ होते हैं। उनकी लंबाई, मोटाई और वे किस चीज़ से बने हैं, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो जो वायर हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के काम आते हैं वे आमतौर पर गर्म नहीं होते। On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. तो इलेक्ट्रिक वायर्स को अगर छोड़ दें, अगर बाकी दूसरे अप्लायंसेस को देखें, तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि वायर इतने गर्म हो जाते हैं कि उन्हें बाहर से आसानी से देखा जा सकता है। उसी का एक एग्जाम्पल है ये फिलामेंट वाला बल्ब, जिसे हम इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। ऐसा बल्ब जो रेड हॉट होके रोशनी देता हो। तो इस बल्ब का ये फिलामेंट इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से इतना गर्म हो जाता है कि ये आसानी से हम देख पाते हैं और ये रोशनी भी देता है हमें। तो उसी के बारे में है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ये बल्ब का फिलामेंट इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है और फिर हमें रोशनी देता है। आइए हम अपने बचे इन बॉक्सेस को देख लें। यहाँ पे एक मोर नो है कि बूझो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन।
बूझो ने देखा कि इलेक्ट्रिक आयरन भी गर्म हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिजली पास कराने से। लेकिन ये जो चमकदार चीज़ उसने रूम हीटर्स में देखी थी वो उसे इलेक्ट्रिक आयरन में दिखाई नहीं दी। तो बूझो यही जानना चाहता है कि इलेक्ट्रिक आयरन में ये जो एलिमेंट है, ये जो चमकती हुई चीज़ है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो पहेली उसे बताती है, पहेली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्सन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम। तो यहाँ जितने भी अप्लायंसेस लिखे गए हैं जैसे कि इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, आयरन, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर्स, इन सभी के अंदर का जो एलिमेंट है वो मेटल जो गर्म होता है, वो पीस ऑफ वायर जो कॉयल का काम करता है और हीटिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करता है, वो इन अप्लायंसेस के अंदर की तरफ होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसा कि यहाँ आयरन में दिखाया गया है कि आयरन के अंदर ये प्लेट टाइप की चीज़ लगी है जो आगे चलकर गर्म होती है। आयरन के लिए यही एलिमेंट है और इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट होती है जिसके कारण हम इसे देख नहीं पाते। हैव यू एवर सीन द एलिमेंट इन एनी अप्लायंसेस? तो इन सभी अप्लायंसेस में हमें इनका एलिमेंट जो गर्म होने वाला मेटल कॉयल है वो दिखाई नहीं देता। अगले बॉक्स के ऊपर चलते हैं। ये इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में है। ये फिलामेंट वाला बल्ब जो हमने यहाँ देखा इसे ही इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, जो हमें गर्म होकर रोशनी देता है। इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब फिगर 4.12, ये हमारा फिगर, आर ऑफन यूज्ड फॉर लाइटिंग बट दे ऑल्सो गिव हीट। तो ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं इन्हें रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गर्म भी हो जाते हैं, ये गर्मी भी देते हैं। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। तो चूंकि ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं ये गर्म भी होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो बिजली ये इस्तेमाल करते हैं उसमें से कुछ बिजली हीट प्रोड्यूस करने में भी खर्च हो जाती है, गर्मी पैदा करने में भी खर्च हो जाती है। ये रोशनी तो देते ही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये गर्मी भी देते हैं, ये गर्म भी होते हैं। तो सोचा ये जा रहा है कि बिजली जो ये इस्तेमाल करते हैं इसका ये केवल रोशनी देने में उपयोग नहीं करते, ये गर्मी भी देते हैं और इस गर्मी की हमें जरूरत नहीं है। बिजली इस गर्मी को प्रोड्यूस करने में बर्बाद होती है। दिस इज नॉट डिजायरेबल एज इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गर्मी जिसका हम उपयोग नहीं करते, हम ये बल्ब जलाते हैं रोशनी के लिए, तो इसके द्वारा पैदा की गई गर्मी वेस्ट होती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज हो रही है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स CFLs are better electricity efficient lighting sources। तो इस इनकैंडेसेंट बल्ब के मुकाबले जो अब नए बल्ब आते हैं, ये ट्यूब लाइट्स बड़े वाले या फिर जो CFLs आते हैं जिन्हें हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स कहते हैं, वे हीट नहीं देते, केवल रोशनी देते हैं और वे इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट हैं, बिजली की खपत कम करते हैं, बिजली को बर्बाद कम करते हैं। Nowadays, the use of light emitting diode LED bulbs is increasing। तो आजकल ये LED bulbs का चलन है, ये बिजली और ज़्यादा बचाते हैं, बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करके ठीक ठाक रोशनी देते हैं। For producing a given intensity of light, LED bulbs consume less electricity as compared to incandescent bulbs और fluorescent tubes और CFLs। तो ये जो LED bulbs हैं ये इनकैंडेसेंट बल्ब, ये फिलामेंट वाले बल्ब या फिर इन CFLs के मुकाबले काफ़ी कम बिजली का इस्तेमाल करके हमें जो रोशनी चाहिए होती है वो हमें देते हैं, इसीलिए इन LED बल्ब्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। दस LED बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। चूँकि ये बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और हमें उतनी ही रोशनी देते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लोग इन्हें चुन रहे हैं। इट इज़ एडवाइज्ड टू use electrical appliances and gadgets which are electricity efficient। ये सलाह दी जाती है कि हम उन्हीं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ करें जो बिजली की खपत ज़्यादा न करते हों, इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट हो, बिजली को बर्बाद न करते हों। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली असाइंस अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट कॉल्ड ISI मार्क।
तो ये ISI मार्क वाले प्रोडक्ट हमने देखे हैं, जितने भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं उन पे ये सिंबल होता है ISI का। ये एक स्टैंडर्ड का सिंबल है विच इज एन एश्योरेंस ऑफ conformity to the specifications given on the product। ये सिंबल प्रोडक्ट पर लिखी गई खूबियों को कंफर्म करता है। अगर प्रोडक्ट पे लिखा गया है कि ये 9 वाट का बल्ब है, ये इतनी कम बिजली खाता है, गर्मी नहीं देता है, हीट प्रोड्यूस नहीं करता, बिजली ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, 3 स्टार है, 5 स्टार है, तो इन सब चीज़ों को कंफर्म करता है ये हमारा ISI का मार्क। इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड टू यूज़ ISI मार्क प्रोडक्ट्स। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो ISI मार्क वाला प्रोडक्ट खरीदें। नोट, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मरकरी वेपर। तो ये जो CFL हैं या ये जो हमारी बड़ी वाली मरकरी है, इन दोनों में ये मरकरी का वेपर होता है। मरकरी एक एलिमेंट है, ये पीरियोडिक टेबल वाला एलिमेंट है जिसे हम Hg से दिखाते हैं, ये मरकरी का सिंबल होता है। तो मरकरी का वेपर इन CFLs और ये बड़े वाले ट्यूबलाइट्स में होता है जो कि टॉक्सिक है, जहरीला है। देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। इसीलिए अगर ये बड़ी वाली ट्यूबलाइट टूट जाती है या फिर ये CFL के लैंप्स टूट जाते हैं तो इन्हें बड़ी सावधानी से डिस्पोज करना चाहिए, बड़ी सावधानी से डंप करना चाहिए। अब आगे तो हमने यहाँ तक देखा था कि इलेक्ट्रिक बल्ब गर्म हो जाता है और रोशनी देने लगता है इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से। इफ अ लार्ज करंट passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break। एक वायर से हमने देखा कि अगर बिजली को पास किया जाए तो वो गर्म हो सकता है, रोशनी दे सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बिजली और ज़्यादा पास कर दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा पास कर दी जाए उसी वायर से, तो वो पिघल सकता है और टूट सकता है। लेकिन बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेट अस चेक इट आउट। क्या ये संभव है कि एक वायर पिघल सकता और टूट सकता भी है? आइए देखें इस एक्टिविटी 14.4 में। मेक द सर्किट वी यूज्ड फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेन। तो 14.3 में हमने जो सर्किट बनाई थी ये नेल और निक्रोम वायर वाली, यही हमें वापस से बनानी है। हाउएवर रिप्लेस द सेल विथ अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। तो इस एक्टिविटी में हमने एक सिंगल सेल लिया था, एक अकेला सेल लिया था। अब की बार हम 4 सेल्स को कनेक्ट करने वाले हैं। 4 इस तरह की सेल्स को कनेक्ट करके एक बैटरी बनाएंगे और उसे यूज करेंगे हम अपने इस सर्किट में। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द निक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। जिस तरह हमने इन 2 नेल्स के बीच में यहाँ निक्रोम वायर लगाया था, अब की बार हम इसके बीच में स्टील वूल लगाएंगे। ये स्टील वूल क्या होता है इसके बारे में आगे लिखा है। द स्टील वूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप्स। तो ये स्टील वूल वो चमकीला मेटल का डिवाइस है जो किचन में यूज होता है बर्तन को साफ करने के लिए। ये ग्रोसरी शॉप्स में आसानी से उपलब्ध हैं। तो उसी स्टील वूल को हम इन 2 नेल्स के बीच में निक्रोम वायर की जगह लगाने वाले हैं और यहाँ एक बैटरी की जगह 4 बैटरी लगाएंगे। इफ देयर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच देम ऑफ। अगर कोई पंखा चल रहा हो रूम में तो उसे बंद कर दें। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। तो ये जो नई सर्किट हमने बनाई है इससे करंट कुछ देर तक पास होने देंगे। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। कुछ देर तक इलेक्ट्रिक करंट को इस सर्किट से पास होने देने के बाद हम अपने स्टील वूल को जो हमने 2 नेल्स के बीच में लगाई थी उसे दोबारा एक बार ऑब्जर्व करेंगे। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। नोट व्हाट हैपेंस। और जो होता है उसे आप नोट कीजिए। डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक।
तो क्या ये जो स्टील वूल आपने दो नेल्स के बीच में लगाया था और इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर तक पास कराई, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया, तो कुछ देर बाद आपका जो स्टील वूल है वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा। द वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। वायर जो कुछ खास मटेरियल से बने होते हैं वे बहुत जल्दी टूट जाते हैं जब उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है। These wires are used for making electric fuses, और इस तरह के वायर को इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के काम में लिया जाता है। ये है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारे घरों में यूज होता है। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सभी बिल्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उन सभी में इस तरह का एक फ्यूज लगाया हुआ होता है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट on the current which can safely flow through a circuit। तो इन फ्यूजेस से कितना करंट पास हो सकता है इसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। अगर उससे ज़्यादा करंट इन फ्यूजेस से होकर पास करेगा तो इनके अंदर जो लगा वायर है वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा। If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire। तो अगर बिना फ्यूज के किसी सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा दिया जाए तो वो वायर गर्म हो सकता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण आग लग सकती है। If a proper fuse is there, then the circuit will blow off and break the circuit। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह के फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पूरा सर्किट नहीं जलेगा, केवल फ्यूज में लगा ये पतला वायर बहुत ज़्यादा करंट के पास होने से पिघलकर टूट जाएगा और हमारा पूरा सर्किट जलने से बच जाएगा। ब्लो ऑफ का मतलब है टूट जाना, बिखर जाना। अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। तो फ्यूज क्या है, व्हाट इज फ्यूज अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे कि फ्यूज एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा देने वाला डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए लगाया जाता है और ये आगे चलकर इलेक्ट्रिक सर्किट में लगने वाली आग से भी हमें बचाता है। तो ये हो गई आपकी फ्यूज की डेफिनेशन। फ्यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फ्यूज अलग अलग तरह के होते हैं, ये अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के फ्यूज यूज किए जाते हैं। फिगर 14.14 shows fuses used in our houses। 14.14 ये जो इमेज हम देखते आ रहे हैं इसमें ये जो फ्यूज दिखाया गया है ये हमारे घरों में यूज होने वाला फ्यूज है। वहीं जो अगला इमेज है फ्यूजेस शोन इन फिगर 14.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो 14.15 में ये जो फ्यूज दिखाया गया है इसके अंदर एक पतली सी वायर है। तो ये फ्यूज जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होता है, बिजली पर चलने वाले सामानों में यूज होता है, बिजली पर चलने वाले डिवाइसेस में यूज होता है। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्नड हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज। हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा कि जब बिजली एक खास तरह के वायर से पास होती है तो वो वायर गर्म हो जाता है, वो इतना भी गर्म हो सकता है कि वो रोशनी देने लगे। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह हम रूम हीटर्स में, इनकैंडेसेंट बल्ब्स में, आयरन में और जो हमारे और भी अप्लायंसेस हैं उनमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये हमने देखा। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। तो जिस तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि बिजली एक वायर से पास होगी तो वो वायर गर्म हो सकता है अगर वो एक खास तरह के मटेरियल से बना हो, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई और दूसरा इफेक्ट भी है? हीटिंग इफेक्ट के अलावे इलेक्ट्रिसिटी का कोई दूसरा इफेक्ट भी है क्या? तो अब इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 14.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है वायर से पास हुआ इलेक्ट्रिक करंट, उसी के बारे में है ये सेक्शन 14.3। Take the cardboard tray from inside a discarded matchbox. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. माचिस के अंदर जो ट्रे रखा होता है, जो कार्डबोर्ड का बना है, उसे बाहर निकालकर
उसमें इलेक्ट्रिक वायर रैप कर देंगे, लपेट देंगे। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, और इस कार्डबोर्ड के अंदर हम रखेंगे एक कंपास का निडल। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.17। फिगर 14.17 में ये मैच बॉक्स के अंदर पाया जाने वाला जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसे दिखाया गया है। इसमें फ्यू टाइम्स ये वायर लपेटा गया है और इसके अंदर आपको ये दिखाई देगी छोटी सी कंपास निडल, और इसके जो दो फ्री एंड्स हैं उसे हमें इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट करके यहाँ एक बल्ब लगाना है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक सेल लगाना है, ये एक स्विच लगाना है और इस सर्किट को इस तरह पूरा करना है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग। तो अभी जब ये स्विच ओपन वाले पोजीशन में है तब कंपास का ये निडल किस तरफ पॉइंट कर रहा है ये हम नोट कर लेंगे। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। अभी ये जो कंपास निडल है इसके पास एक बार मैग्नेट को लेकर आएंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और फिर से देखेंगे कि इस कंपास निडल के साथ क्या हो रहा है जब हम एक बार मैग्नेट को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन। तो जब हम इस कंपास निडल को देख रहे हो उसी समय हमें अपना ये जो स्विच है उसे ऑन कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा। डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब है अपनी जगह से मूव कर जाना। तो जब यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट लाया था तब कंपास निडल एक खास डायरेक्शन में पॉइंट करने लग गया। अभी जब हम ये अपनी स्विच ऑन कर देंगे तो कंपास निडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था अभी वो दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाएगा। इसे ही डिफ्लेक्ट होना कहते हैं, मतलब पहले किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था अभी किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। अपने सर्किट का स्विच वापस से हम बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ऑफ करने के बाद जो हमारा कंपास का निडल है अपने पुराने वाले पोजीशन पे वापस आ जाएगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। ये एक्सपेरिमेंट आप कुछ बार करके देखिए। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताती है। ये एक्सपेरिमेंट हमें यही बताती है कि जब भी एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो तो उसमें मैग्नेट वाली कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। वी नो दैट निडल ऑफ ए कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। हम जानते हैं कि कंपास का जो निडल है उसमें एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये जो कंपास के निडल में लगा मैग्नेट है ये इसीलिए होता है कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करे। अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसके ऊपर जो भी मैग्नेट है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। इसीलिए कंपास के निडल में लगा जो छोटा मैग्नेट है वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखता है। क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकता है इसलिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइंड रहता है हमेशा। When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. जब हम कंपास निडल के पास एक दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं, जो बार मैग्नेट हम लेकर आए थे, उस बार मैग्नेट की मौजूदगी के कारण कंपास निडल अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन छोड़ के किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करने लगता है, जिसे हम यहाँ डिफ्लेक्ट होना कह रहे हैं। अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाता है, किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करने लगता है। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. अभी जब हमने स्विच ऑन किया तब भी हमने देखा कि कंपास निडल अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर रहा था, दूसरे पोजीशन पे जा रहा था, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस? तो इन दो ऑब्जर्वेशंस को हम इसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि कंपास निडल एक नए मैग्नेट को लाने के बाद जिस तरह डिफ्लेक्ट हो रहा था, जिस तरह दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद भी वो उसी तरह मूव हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।
मैग्नेट लाने के बाद जिस तरह का डिफ्लेक्शन था, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के बाद भी उसी तरह का डिफ्लेक्शन है। इसका यही मतलब है कि अब जो वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग गया है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग रहा है। दिस इज वॉट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड ऑल्सो वंडर्ड। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये डिस्कवर की गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the electric current was passed through the wire. ये पहले आदमी थे जिन्होंने कॉम्पास के निडल का डिफ्लेक्शन नोटिस किया था इलेक्ट्रिक करंट के वायर में पास होने से। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसका यही मतलब है कि जब भी एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसे ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो आप ये 2 लाइन लिख दें कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी वायर से तो वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट्स। वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेट बनाने के लिए, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके बनाया हुआ मैग्नेट। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? तो क्या आपको ये काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है? लेट अस ट्राई इट आउट। आइए इसे बनाकर देखते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट बनाकर देखते हैं। तो यहाँ इस फिगर 14.19 में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। आइए इसे आगे देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन ही है 14.4 इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट। एक्टिविटी 14.6 टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ insulated plastic or cloth covered or enameled flexible wire and an iron nail say about 6 to 10 centimeters long. enameled का मतलब है उसके ऊपर पॉलिश चढ़ाया गया होता है। हमें एक 75 सेंटीमीटर का इंसुलेटेड वायर चाहिए। ये इंसुलेशन किन किन तरीकों से हो सकता है वो यहाँ लिखा गया है कि या तो वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया गया हो, उसे कपड़े से कवर किया गया हो, या फिर उसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ाई गई हो, उसके ऊपर एक कोटिंग हो, और वायर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आसानी से मुड़ जाए ऐसा होना चाहिए, और एक आयरन नेल चाहिए, हमें लोहे की कील चाहिए जो कि 6 to 10 सेंटीमीटर लंबी हो। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। तो ये जो नेल है इसके चारों तरफ ये वायर एक कॉइल के फॉर्म में हम इस तरह लपेट देंगे, वाइंड कर देंगे। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.19। तो जिस तरह इस फिगर 14.19 में दिखाया गया है, ये जो 2 एंड्स हैं इन वायर के, इसे एक स्विच से होते हुए बैटरी के टर्मिनल्स तक यहाँ कनेक्ट कर देना है। प्लेस सम पिन्स ऑन और नियर द एंड्स ऑफ द नेल। तो ये जो नेल जिसके अलोंग हमने ये वायर रैप करी है, इसके नीचे ये छोटे छोटे आयरन के पिन्स रखने हैं। ये जो पेपर में लगाने वाले पिन्स होते हैं, काफ़ी पतले और छोटे होते हैं, इन्हें रखना है। नाउ स्विच ऑन द करंट। पिन्स को रखने के बाद ये जो स्विच हमने लगाया है उसे ऑन कर देंगे। व्हाट हैपेंस? अब नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है। डज द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। तो ये जो छोटे छोटे पिन्स हमने यहाँ पे रखे थे, क्या ये इस कील से आकर चिपक गए? क्लिंग करना मतलब चिपक जाना। स्विच ऑफ द करंट आर द पिन्स स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल। तो अब इस स्विच को जो हमने यहाँ पे ऑन किया था इसे वापस ऑफ कर देंगे। तो क्या ये आयरन के पिन्स अभी भी यहाँ पे चिपके हुए हैं? तो नहीं, स्विच ऑफ करने के बाद ये पिन्स इस पे चिपके नहीं रहेंगे, ये नीचे को गिर जाएंगे। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जब इस कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट
फ्लो करती है तो ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब हमने स्विच ऑन किया तो ये आयरन के पिन्स यहाँ पे आकर चिपक गए, जब हमने स्विच को ऑफ किया तो ये वापस से नीचे गिर गए। इसका यही मतलब है कि जब इस कॉइल से बिजली फ्लो कर रही हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो, तब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जब इस स्विच को ऑफ कर दिया जा रहा है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। When electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर दिया जाता है तो ये जो कॉइल है वो अपना मैग्नेटिज्म, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी लूज कर जाता है, खो देता है। Such coils are called electromagnets. तो इस तरह के कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हेवी लोड्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी मजबूत बनाए जा सकते हैं। इनकी जो ये मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है, इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ताकि वे काफ़ी भारी सामानों को, काफ़ी भारी लोड को उठा सकें। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6? तो क्लास 6 के चैप्टर 13 में हमने क्रेन के बारे में पढ़ा था। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड टू इट। तो इस तरह के जो क्रेन होते हैं, जो भारी सामानों को उठाने का काम करते हैं, उनके अंत में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है जो कि मेटल के सामानों को आसानी से चिपका कर उठा सकता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। कचरा उठाते वक्त भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मेटल का मटेरियल है जो मैग्नेट से चिपक सकता है, उसे जंक से, कचड़े से अलग करने के लिए भी इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। डॉक्टर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं उन छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए जो आंख में गलती से चले गए थे। Many toys have also electromagnets inside them. कुछ ऐसे खिलौने भी हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पाए जाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमारा सेक्शन 14.4। आइए अब आगे देखें सेक्शन 14.5। ये इलेक्ट्रिक बिल के बारे में है। बिजली से चलने वाला जो बिल हमारे घरों में होता है उसके बारे में है। वी आर क्वाइट फेमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिक बिल। हमने इलेक्ट्रिक बिल देखा है, बटन दबाते हैं और घंटी बजती है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। तो इस इलेक्ट्रिक बिल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। आइए देखें ये कैसे काम करता है। फिगर 14.20 शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बिल। तो ये फिगर 14.20 है। इसमें इलेक्ट्रिक बिल के सर्किट को दिखाया गया है। देखेंगे यहाँ पे वायर इस तरह लपेटे गए हैं यहाँ पे इस मेटल वाले पोर्शन पे, और इस वायर को फिर आके यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन के एक पीस के ऊपर वायर का कॉइल बनाया हुआ है, वायर को लपेटा गया है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करती है। एन आयरन स्ट्रिप with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. ये जो हैमर हम देख रहे हैं इसे यहाँ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के नज़दीक रखा जाता है। There is a contact screw near the iron strip. ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू आप देख रहे हैं ये यहाँ लगा हुआ है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet. ये वायर यहाँ बैटरी के एक एंड से जुड़ा है। दूसरे एंड से कनेक्शन होने के बाद ये जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। It then pulls the iron strip
और जब ये कॉयल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो ये इस स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो जब ये इलेक्ट्रिक स्ट्रिप इस तरफ खींची जाएगी तो इसी प्रोसेस में ये जो पूरा कॉन्ट्रैप्शन है ये भी आगे को खिंच जाएगा और फाइनली इसे गॉन्ग कहते हैं, जिस पे ये हैमर पड़ता है तो आवाज आती है, जो आवाज हम सुनते हैं। तो ये इवेंचुअली ये साउंड क्रिएट करेगा ये हैमर इस गॉन्ग पे पड़ने के बाद। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाता है, इस स्क्रू से इसका कनेक्शन टूट जाता है और सर्किट ब्रेक होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लूज कर जाता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग। सर्किट ब्रेक होने के कारण कॉइल से करंट फ्लो नहीं करता। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती तो ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप। ये अब और इस आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं करेगा। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अब ये आयरन स्ट्रिप अपने पुराने पोजीशन पे आ जाता है और इस कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करने लगता है। सर्किट वापस से कंप्लीट हो जाती है। ये फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इसे फिर से अट्रैक्ट करता है, ये फिर से सर्किट टूटता है और एक कांस्टेंट हैमरिंग साउंड इस गॉन्ग पे हम सुनते हैं अपने इलेक्ट्रिक बेल में। दिस कंप्लीट्स द सर्किट। ये वापस से अपने पुराने पोजीशन पे आया, इस कॉन्टैक्ट स्क्रू से इसने टच किया। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सर्किट है कंप्लीट हुआ और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ इसमें मैग्नेटिज्म वाली पावर आई। इसने वापस से अपने इस स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचा, सर्किट फिर से ब्रेक कर गया और ये फिर से वापस आया और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक स्विच हमारा ऑन है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन। वापस से जब करंट फ्लो करेगा तो ये इस तरफ खींचा जाएगा और ये हैमर गॉन्ग पे जाके स्ट्राइक करेगा और साउंड रिलीज होगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन अ क्विक सक्सेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी जल्दी जल्दी होता है। द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। जितनी बार सर्किट कंप्लीट होता है ये हैमर इस गॉन्ग को स्ट्राइक करता है, मारता है। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स। और इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक बेल है हमारा बजता है। तो हमने एक इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट देखा और ये किस तरह काम करता है ये भी जाना। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर 14। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर 15 में, तब तक के लिए बाय।